Hello everyone, welcome to IPHI YouTube channel, and today we are going to study about estimation of SGOT. आप लोगों ने देखा होगा जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे SGOT, SGPT, ALP इस तरह के एंजाइम्स के नेम आते हैं। तो SGOT को हम AST भी बुलाते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज या सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज। तो ये दोनों नाम से जाना जा सकता है। एंड लेट अस सी फर्दर कि हमने इसमें क्या देखना है। So aspartate transaminase AST, it is also known as glutamate oxaloacetate transaminase GOT, serum glutamate oxaloacetate transaminase. That is, these enzymes help in the transamination reaction, इसीलिए इसको transaminases के नाम से जाना जाता है, transaminases. Now what is the use of this AST in our body? AST catalyzes the transfer of amino group from L-aspartate to a alpha-ketoglutarate to give L-glutamate. तो क्योंकि ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रहा है तो एक अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसको ट्रांसफर करा जाता है एक कीटो ग्रुप यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, सो जैसे वो कीटो ग्रुप उस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो खुद एक अमीनो एसिड बन जाता है जैसे कि एल ग्लूटामेट। सो AST इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। AST बहुत सारी जगहों में प्रोड्यूस होता है जैसे हार्ट, लिवर, स्केलेटल मसल्स, किडनी, तो ये सारे ऑर्गन से भी आपका AST जो है वो रिलीज होता है। नाउ अगर किसी भी इन ऑर्गन्स में डैमेज होता है क्योंकि ये एंजाइम्स सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जब कोई इन्फ्लेमेशन या इंजरी या डैमेज होता है तो इन एंजाइम्स को बाहर निकलना पड़ता है जिसकी वजह से ब्लड में इनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ डैमेज टू द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू induces an AST increase in the serum. In the case of fulminant forms of hepatitis, जहाँ पे हेपेटाइटिस की कंडीशन ज़्यादा हो जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, the enzyme level is markedly elevated. और इस एंजाइम का एलिवेशन क्योंकि ये हार्ट में भी देखा गया है, एंजाइम हार्ट के सेल्स में भी प्रेजेंट रहता है, तो इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो द AST एक्टिविटी इंक्रीजेस and it reaches a peak after 18 to 24 hours after the attack. Now we can monitor कि वो अटैक जो है नॉर्मलाइज हो गया या दोबारा से हुआ है या नहीं through these enzyme activity, है ना। The activity falls back to normal after 4 to 5 days. Initially ये राइज होता है अटैक के 18 to 24 hours में, then it again falls back to the normal after 4 to 5 days. So provided no new infection has occurred. So let us see कि elevated AST हम कहाँ पे देखते हैं. So the following pathological states are examples of disorders resulting in an increase in the enzyme activity, जैसे कि liver cell necrosis, alcoholic hepatitic condition, muscular dystrophy, क्योंकि हमें पता है कि ये enzyme levels in स्केलेटल मसल, हार्ट, लिवर में इंक्रीज होते हैं, तो ये कंडीशंस जहाँ पे इस तरह के डिसीजेस जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लिवर सेल नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन कंडीशंस में भी ये जो है AST लेवल्स एलिवेट होते हैं। इन्फेक्शियस न्यूक्लियोसिस इज ए कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय एप्स्टेन बार वायरस। ये मिमिक करता है जैसे स्ट्रेप थ्रोट या फ्लू के जो कंडीशंस होते हैं, सिमिलरली ये भी उसी कंडीशंस को मिमिक करता है। देन कमिंग टू एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, उस कंडीशन में भी AST लेवल्स एलिवेट होते हैं। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, pulmonary embolism where the blood which is supplying the lungs and clot is present there, so that might cause pulmonary embolism. So उस condition में भी AST levels increase होते हैं. So on the contrary, AST serum level can decrease in case of vitamin B6 deficiency. So let us discuss the principle. तो यहाँ पे जो estimation हम कर रहे हैं, that is known as kinetic method of AST estimation. So kinetic determination of aspartate aminotransferase, which is otherwise known as SGOT.
सो द रिएक्शन हियर इंडिकेट्स कि एक अमीनो एसिड है और एक कीटोन है। तो ये जो अमीनो एसिड है एल एस्पार्टेट, ये अपना अमीनो ग्रुप जो है ये कीटोन ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो ये खुद अमीनो ग्रुप अब बन जाता है एक कीटोन यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट, एंड जो कीटोग्लूटरेट जिसने अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट किया वो बन जाता है ग्लूटामेट। नाउ व्हाट इज द थिंग वी नीड टू मेजर हियर कि कितना ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। So that oxaloacetate that is produced is made to react with NADH। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये oxaloacetate it reduces NADH in the presence of malate dehydrogenase to release free malate and NAD+। Now what happens कि जो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है यहाँ पे NAD+ प्रेजेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो जो एब्जॉर्बेंस है उसको वो रिड्यूस कर रहा है। Aspartate amino transferase catalyzes the transfer of amino group from L-aspartate to alpha ketoglutarate and it yields oxaloacetate and glutamate। Malate dehydrogenase इस reaction को catalyze करेगा and the resulting rate of decrease in absorbance, क्योंकि यहाँ पे NADH था तो absorbance ज़्यादा था और धीरे धीरे malate dehydrogenase के action की वजह से वो absorbance अब क्या हो रहा है, reduce हो रहा है। So the resulting rate of decrease in absorbance at 340 nanometer is directly proportional to the AST activity। And यहाँ पे हम lactate dehydrogenase भी use करते हैं because when we add this LDH, it prevents interference from the extra pyruvate or endogenous pyruvate and which is normally present in the serum। तो वो पाइरुवेट भी कंट्रीब्यूट ना करे, इसलिए उसको इनहिबिट करने के लिए हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की यहाँ पर नीड होती है। तो जितना एब्जॉर्बेंस डिक्रीज होता है उतना AST एक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है। सो इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द राइज इन द AST एक्टिविटी विल कॉज डिक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस। सो वी हैव टू रिएजेंट्स। रिएजेंट 1, सो रिएजेंट 1 में देख रहे हैं हम क्या यूज करते हैं। रिएजेंट 1 में हमें बफर चाहिए, सो वी आर यूजिंग दिस ट्रिस बफर। और हमें जब भी कोई एंजाइम एक्टिविटी मेंटेन कर चलानी होती है या उसका कुछ भी प्रैक्टिकल करते हैं हम ध्यान रखते हैं कि उसका पर्टिकुलर pH मेंटेन रहे, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, क्योंकि जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम pH कॉन्सेंट्रेशन ये सब प्रॉपर अमाउंट में उनको दिया जाएगा तभी वो एंजाइम एक्टिवली जो है वो एक्ट कर पाएगा। सो L-aspartate हमारा ये सबस्ट्रेट है एंड LDH हम क्यों डालते हैं, ताकि हम पाइरुवेट का जो इंटरफियरेंस है उसको स्टॉप कर सके। MDH एक एंजाइम है जो ऑक्सैलोएसीटेट वाला रिएक्शन, ऑक्सैलोएसीटेट एंड NADH वाला रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करवाता है एंड डिटर्जेंट वी ऐड हियर एज अ प्रिजर्वेटिव। रिएजेंट 2 में हमें डालना होता है सेकेंड स्टेप के लिए जो सबस्ट्रेट हमें चाहिए NADH चाहिए होता है, तो NADH रिएजेंट 2 में प्रेजेंट रहता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, डिटर्जेंट एंड हम इसको बनाएंगे वर्किंग रिएजेंट। तो वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ रिएजेंट 1 एंड कुछ अमाउंट ऑफ रिएजेंट 2 चाहिए होता है। सो विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर है प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग रिएजेंट। तो हमें इस रिएक्शन को करने के लिए वर्किंग रिएजेंट चाहिए जहां हम रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 को मिक्स करेंगे। सो हम रिएजेंट 1 का 4 वॉल्यूम्स लेंगे और रिएजेंट 2 का 1 वॉल्यूम लेंगे और इसको मिक्स करके हम इसे रख सकते हैं अप टू 3 वीक्स एंड हम इसे रखेंगे 2 to 8 डिग्री पर। अब हमें वर्किंग रिएजेंट कितना चाहिए, जो भी हमने वर्किंग रिएजेंट बनाया है उसे हमें लेना होगा 1 ml और हमें सैंपल यानी कि जो भी टेस्ट सैंपल हमारे पास आया है जिसका हमें AST का एस्टिमेशन करना है उसका हम लेंगे 0.1, ठीक है, 0.1 ml यानी कि 100 माइक्रोलीटर। नाउ मिक्स एंड आफ्टर 1 मिनट इंक्यूबेशन, तो ये हम रिएजेंट्स को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद हम यहाँ पर इसका ओडी लेंगे। ओडी हम ले सकते हैं कलरीमीटर में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या बायोकेमिस्ट्री का जो एनालाइजर्स होते हैं वहाँ पर हम ओडी लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी पर मिनट
हम इसका लेंगे विद इन 3 मिनट्स ऑफ द इंक्यूबेशन जैसे 1 मिनट आपने रखा, उसके बाद अगले 3 मिनट के अंदर आपको उसकी रीडिंग ले लेनी चाहिए। अच्छा, तो हमने बोला था कि हमें सैंपल चाहिए, तो सैंपल में हम क्या ले सकते हैं? तो सैंपल में हम सीरम लेते हैं या फिर प्लाज्मा ले सकते हैं, जहां पर हमने एज एन एंटीकोएगुलेंट हेपारिन या फिर EDTA यूज़ करा। और इसका जो रेंज है, एक्सपेक्टेड रेंज कितना है कि लेस देन 40 यूनिट्स पर लीटर, जो कि नॉर्मल रेंज होता है। मेन का नॉर्मल रेंज दिया है 14 से 20 यूनिट्स पर लीटर एंड विमेन का है 10 से 36 यूनिट्स पर लीटर। दिस इज द नॉर्मल रेंज। अब अगर हमने ओडी ले लिया है एट 340 नैनोमीटर, हमने फिल्टर लगाना है ना कि कैलोरीमीटर पे भी जब हम मेजर करते हैं तो वी हैव दिस फिल्टर्स, तो हमें किस रेंज में रीडिंग लेनी है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द टेस्ट और द किट दैट वी आर यूजिंग। सो 340 नैनोमीटर पे हमें रीडिंग लेनी होती है। सो विथ 1 रिएजेंट प्रोसीजर की यहाँ पे 2 हम टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, एक 1 रिएजेंट प्रोसीजर, एक 2 रिएजेंट प्रोसीजर। तो 1 रिएजेंट में हमने दोनों रिएजेंट्स को मिक्स करके वर्किंग रिएजेंट बना लिया और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 1 ml हमने ऐड करा। और अगर हमें 2 रिएजेंट प्रोसीजर यूज़ करना है तो रिएजेंट 1 को और रिएजेंट 2 को हम अलग से ऐड करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है वो 1 रिएजेंट वाला प्रोसीजर। अब अगर हमें इसकी एक्टिविटी चेक करना है तो हम इसकी ओडी यानी कि इसकी रीडिंग लेंगे एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर। अब यहाँ पे जिस किट में ये प्रिंसिपल वगैरह मेंशन होता है उसमें फैक्टर दिया होता है, अदरवाइज हम अपने लैब में वो फैक्टर कैलिब्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके साथ। तो जो फैक्टर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ दैट इज़ 1746। एक किसी किट में जो प्रोसीजर दिया गया था उस किट का ये जो फैक्टर है वो हमने यहाँ पर लिया है। तो एक्टिविटी अगर हमें मेजर करना है तो हमें ओडी चाहिए एंड दैट ओडी इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द फैक्टर। ओके, वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन, अगर हमारी जो वैल्यूज है अगर वो ज़्यादा होती हैं, सपोज करो कि ऐसा कोई सैंपल है जिसमें रेंज जो है वो AST का 300 से अबाउ जा रहा है या 400 से अबाउ जाता है, तब हम वहाँ पे डाइल्यूशन भी करते हैं। डाइल्यूशन करके हम उसका टेस्ट लगाते हैं एंड डाइल्यूट कितना करा है वो डाइल्यूशन फैक्टर भी लास्ट में कैलकुलेशन में हमें ऐड करना होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे टेस्ट में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यूज को गलत दिखा सकते हैं। तो हीमोलाइसिस इंटरफियर करता है विद द टेस्ट। अगर सैंपल में हीमोलाइसिस ज़्यादा है, हीमोलाइज यानी कि रेड सेल जो ब्रेक डाउन होता है उसी को हम हीमोलाइसिस कहते हैं, तो हीमोलाइज वाला सैंपल है तो वो हमारे टेस्ट में इंटरफियरेंस करके गलत रिजल्ट भी दे सकता है, यानी कि फॉल्सली एलिवेटेड रिजल्ट्स भी दे सकता है। ट्राइग्लिसराइड है, अगर पेशेंट के सैंपल में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है दैट इज़ अप टू 400 mg पर डेसीलीटर, तो वो भी हमारे जो ऐसे है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसमें ऊपर नीचे वैल्यूज़ को कर सकता है। और भी कई सारे ड्रग्स हैं और सब्सटेंसेस हैं जो AST की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिलिरुबिन अगर 20 mg तक है या हीमोग्लोबिन अप टू 400 mg तक है तो उसका इस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा है। थैंक यू।